हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के संबंध में संक्षेप में चर्चा करने जा रहा हूं। आप सभी लोगों को पता है कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद में खुलदाबाद में स्थित औरंगजेब की मज़ार को लेकर वहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने औरंगजेब की तारीफ किया था। और रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के दलित चेहरे हैं, उन्होंने राज्यसभा में वास्तव में राणा सांगा को गद्दार बता दिया था। कहा था कि बाबर को तो राणा सांगा ने इनवाइट किया था, जो कि इतिहास में नहीं मिलता है। इतिहास में जो वामपंथी इतिहासकार हैं उन्होंने भी यही बताया है। भाई इब्राहिम लोदी के इनविटेशन पर बाबर भारत आया था। कहा जाता है बहुत सारे राजपूत नेताओं ने उस समय बाबर का विरोध किया था, उसमें राणा सांगा अग्रिम थे, प्रमुख थे। राणा सांगा की एक कलाई कट भी गई थी और उनके शरीर पर 80 घाव थे। एक पैर में भी काफ़ी गंभीर चोट आई थी, लंगड़ा कर चलते थे। फिर भी राणा सांगा बहुत बहादुर थे। उन्होंने बाबर के सेना का जो कि कुतलुमा पद्धति का इस्तेमाल करता था, यानी फ्लैंकिंग आर्मी। दूसरे शब्दों में एक बार सारी सेना अटैक नहीं करती थी। एक तो घोड़े पर चढ़ कर के लोग अटैक करते थे, जो कि स्विफ्ट मोबिलिटी थी इनकी, घोड़ों की हाथी की तुलना में। और राणा सांगा की सेना भले ही 56,000 थी, और कहा जाता है बाबर की सेना में रेगुलर्स केवल 1400 थे और सब मर्सेनरीज थे। लेकिन उज़्बेकों से सीखे गए तुगलुमा पद्धति का इस्तेमाल किया था बाबर ने, जो कि अंग्रेजी में फ्लैंकिंग आर्मी कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक सेना अटैक करती थी उत्तर वाली, तो जैसे थोड़ी राहत की सांस लेते थे राणा सांगा के सैनिक, वैसे दक्षिण की सेना अटैक कर देती थी। फिर तब जब जब दक्षिण की सेना अटैक करके भाग जाती थी, जंगल में विलुप्त हो जाती थी, तो उत्तर की सेना अटैक करती थी। फिर पश्चिम की सेना, फिर पूरब की सेना, इस तरह से करके तुगलुमा पद्धति का इस्तेमाल किया था बाबर ने। और साथ ही उसने गन पाउडर का भी इस्तेमाल किया था। कहा जाता है कि उसमें तोप का इस्तेमाल भी किया था। यानी भारत में यह ऐसा करने वाला, आर्टिलरी का प्रयोग करने वाला वह पहला शख्स है। आर्टिलरी के वजह से राणा सांगा की सेना खेत रही, यानी इससे राणा सांगा पराजित हुआ। हालांकि 1528 में उसका देहांत हुआ उत्तर प्रदेश के कालपी में। 1527 में फिर भी वो हार करके भी सरवाइव कर गया, यानी जिंदा रह बच गया। लेकिन 1528 में कालपी में वो मर गया। राणा सांगा एक बहुत ही बहादुर शूरवीर योद्धा था। इससे भारत के ठाकुर काफ़ी नाराज हैं। तो अबू आजमी और बाद में रामजी लाल सुमन, अबू आजमी ने तो केवल औरंगजेब की तारीफ किया था। रामजी लाल सुमन एक कदम आगे बढ़ाते हुए उन्होंने राणा सांगा को गद्दार तक कह दिया। इससे पूरे देश के ठाकुर भड़क गए हैं, करनी सेना भी भड़क गई है और अनाप शनाप बक रही है। रामजी लाल सुमन, अखिलेश यादव की दिक्कत ये है कि वो ठाकुरों को भले ही नाराज कर दें, जिनकी संख्या कम है, लेकिन वोट बैंक के लिहाज से मुस्लिम यादव तो उनके साथ हैं ही, साथ ही वो दलितों को भी नाराज नहीं कर सकते। वैसे उनका पीडीए दलितों को लेकर के है, और पीडीए में जो डी है वो उसका मतलब होता है दलित, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। यही उनका फार्मूला है, विनिंग फार्मूला। इसको वो छोड़ नहीं सकते। इसलिए रामजी लाल सुमन, जो कि दलित समाज से आते हैं, मुलायम सिंह यादव के ज़माने के राजनेता हैं। 1950 में उनका जन्म हुआ था। उनके ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप भी हैं कि घर परिवार में भी उन्होंने खुराफात किया है और तमाम लड़कियों का शील भंग भी किया है। खैर जो भी है, लेकिन रामजी लाल सुमन पर जो आरोप हैं वो तो अपनी जगह हैं। लेकिन अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन को भी नाराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो दलित चेहरे हैं, और मुस्लिम और यादव को भी नाराज़ नहीं कर सकते। इसलिए उनको लगता है भाई ये विनिंग कॉम्बिनेशन बन सकता है। इसलिए वो 2027 के ध्यान में रख करके
मुसलमानों का ही पक्ष ले रहे हैं, यानी रामजी लाल सुमन के हाँ में हाँ मिला रहे हैं जो उन्होंने कहा था। इधर योगी आदित्यनाथ जो कि खुद एक ठाकुर हैं, उत्तराखंड से आते हैं, उन्होंने संभल सहित अन्य कई जगहों पर बहुत ही कड़ा स्टैंड लिया है। इस मामले में राकेश टिकैत एंड कंपनी ने भी ठाकुरों के साथ हाँ सुर में हाँ मिलाया है। चूँकि अब हरियाणा और दिल्ली दोनों में बीजेपी की सरकार है, इस वजह से राकेश टिकैत को कुछ सूझ नहीं रहा है। और पंजाब में जो ठुकवाया है वहाँ के भगवंत मान की सरकार ने किसानों को, उसको लेकर के भी राकेश टिकैत कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अपने एजेंडे से घिर गए हैं ये। तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वहाँ केशव मौर्य इतने बेशर्म आदमी हैं कि जो सिराथू नामक विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से भी चुनाव हार गए थे, जो अपनी सीट नहीं बचा पाया और पल्लवी पटेल के हाथों पराजित हुए। वो आदमी फिर भी उप मुख्यमंत्री बन गया, विधान परिषद का सदस्य है, वह योगी आदित्यनाथ पर प्रहार करता है। तो निश्चित रूप से इसमें केंद्रीय जो नेतृत्व है वह उनको चुप कराने की कोशिश नहीं करता। दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो हैं वो भी, मुझे लगता है पाठक जी वो भी बसपा से आए हुए भारत इसमें बीजेपी में, और वो भी अपनी महत्वाकांक्षा लेकर के, यानी तमाम ब्राह्मणों को दरकिनार करके पाठक जी को ही आगे बढ़ाया बीजेपी ने। क्या ये वही नेता थे? ब्राह्मणों में बीजेपी तो ऐसे भी ब्राह्मणों की पार्टी कही जाती है, ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कही जाती है, तो बहुत सारे लोग ब्राह्मण ब्राह्मण थे, लेकिन पाठक जी को ही आगे बढ़ाया बीजेपी ने। तो इससे उनका दिमाग भी थोड़ा चढ़ गया, सातवें आसमान पर उनकी महत्वाकांक्षा उबाल मारने लगी है। उनको लगता है कि भाई बहती गंगा में हाथ धो, कहीं मुख्यमंत्री बनने का चांस हमारे भी हो। तो केशव प्रसाद मौर्य तो बेशर्म है ही, ब्रजेश पाठक भी बेशर्मी के पूरे उसमें आ गए हैं, माने आगोश में डूब गए हैं। उनको नहीं लगता कि भाई योगी आदित्यनाथ को चुनौती देना इतना आसान नहीं है। बीजेपी में कितने नेता ही हैं जो योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे सकते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ को केंद्र में अगर कोई बड़ी भूमिका दी जाती है तब तो गनीमत है, नहीं तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर ये छोटी सी भी गलती करेंगे तो। देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन इस समय फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में मुझे लगता है अमित शाह खुराफात कर रहे हैं, जो उसका खामियाजा पूरे बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। अभी तो 240 सीटें आ भी गई थी लोकसभा में और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन भी गए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे वो चीज़ें बहुत लंबे समय तक चल पाएंगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रह पाएंगे, क्योंकि 240 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री रह पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। क्योंकि जिस तरह से वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर जिस प्रकार से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी ने और चिराग पासवान ने भी जिस प्रकार से मोदी सरकार को घेरना चालू किया है, निश्चित रूप से मोदी सरकार समझ में नहीं आ रहा है कैसे इस अंकगणित को पूरा करेगी। कल लोकसभा में बिल आने वाला भी है और शाम तक पारित होने वाला भी है। देखना है कि लोकसभा में अगर पारित हो जाता है तो राज्यसभा में तो पारित हो ही जाएगा, लोकसभा में ही जेडीयू और टीडीपी के द्वारा खेला किया जा सकता है। देखना होगा आगे आने वाले समय में क्या होता है। वैसे योगी आदित्यनाथ को केंद्र में प्रधानमंत्री से नीचे अगर बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। इस समय योगी आदित्यनाथ जो कि बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, यूपी में बीजेपी में एक दबंग नेता की भूमिका में हैं और उनको डिस्टर्ब करने का मतलब है उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया हो जाएगा, जो उन्होंने करके दिखाया है। अभी उधर मिल्कीपुर में चंद्रभान पासवान को आगे ला करके और भारी मतों से विजयी बना करके उन्होंने जो दिखाया है, उसमें अखिलेश यादव की हेकड़ी काफ़ी हद तक कम हो गई है। देखना है कि आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में
जो अपनी धाक जमाई है और जिस मॉडल की चर्चा विदेशों में भी होती है, वह निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और अगर उनको डिस्टर्ब किया जाता है तो आने वाले समय में बीजेपी को यह काफ़ी भारी पड़ेगा। देखना होगा आगे की राजनीति कैसे चलती है। धन्यवाद।